गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का मेरा टॉपिक है पॉलीमराइजेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। कल तक आपने पढ़ा था कि न्यूक्लियोटाइड बनता कैसे है। जैसे कि आप लोग याद होगा कि नाइट्रोजन बेस से जब राइबोस शुगर आके जुड़ा था तो न्यूक्लियोसाइड बना था, और न्यूक्लियोसाइड से जब फॉस्फेट जुड़ा था तो हम उसे न्यूक्लियोटाइड कहे थे। जैसे कि नाइट्रोजन बेस से मान लो एडेनिन, अब एडेनिन से जब राइबोस शुगर जुड़ा तो हम उसे बोले थे एडिनोसिन, और जब उसे फॉस्फेट जुड़ा तो हमने बोला एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट, डाइफॉस्फेट, ट्राइफॉस्फेट। जितना फॉस्फेट जोड़ोगे आप उसके हिसाब से इसका नामकरण होगा। एटीपी का डायग्राम भी कल मैंने आप लोग को समझाया था। अब वहाँ तक तो ठीक था, वो तो न्यूक्लियोटाइड था, लेकिन आपने पढ़ा होगा कि डीएनए और आरएनए में न्यूक्लियोटाइड का ही तो पॉलीमराइजेशन होता है। तो ये पॉलीमराइजेशन होता कैसे है, ये आज मैं आप लोग को समझाऊंगा। यहाँ पे आप स्ट्रक्चर देख रहे थे, यहाँ पे एक नंबर के स्ट्रक्चर्स है। मान लेते हैं कि ये है कोई एक न्यूक्लियोटाइड और ये कोई दूसरा न्यूक्लियोटाइड है। अब यहाँ पे एन जो लिखा है ग्रीन कलर से, वो एन का मतलब है नाइट्रोजन बेस है वहाँ पे। अब वो कौन कौन हो सकता है, तो वो कौन कौन हो सकता है, वो हो सकता है ए हो सकता है, वो हो सकता है टी हो सकता है, वो सी हो सकता है, वो अगर आप डीएनए के रिसेप्टर पढ़ रहे हो तो जी हो सकता है, डीएनए के रिसेप्टर पढ़ो तो एटीसीजी हो सकता है, और आरएनए रिसेप्टर पढ़ो तो एयूसीजी हो सकता है। सेम केस इसमें भी होगा, वो ए हो सकता है, टी हो सकता है, सी हो सकता है और जी हो सकता है। दोनों न्यूक्लियोटाइड का जो नाइट्रोजन बेस है वो। अब उसके बाद नीचे राइबोस शुगर आप लोग को दिख रहा होगा, ये वाला जगह ये राइबोस शुगर है और ये फॉस्फेट, ये आप लोग को क्लियर दिख रहा होगा कि न्यूक्लियोटाइड बनाया हुआ है। अब दो न्यूक्लियोटाइड को आपस में जोड़ना है, तो दो न्यूक्लियोटाइड आपस में जो जुड़ते हैं तो कहाँ से जुड़ते हैं, किस प्रकार से जुड़ते हैं, तो इसके लिए पहली बात आप लोगों को थोड़ा क्लियर कर लेना चाहिए। जैसे कि आप लोगों को मालूम होगा कि ये राइबोस शुगर का ये पहला प्राइम था, ये दूसरा प्राइम था, ये तीसरा, चौथा, और CH2 जहाँ से फॉस्फेट जुड़ा हुआ है वो पाँचवा प्राइम था, यानी कि 5 प्राइम में फॉस्फेट था। सेम ऐसे इसमें भी था, दूसरे न्यूक्लियोटाइड 1 2 3 4 और ये 5 प्राइम में फॉस्फेट। देखिए दो न्यूक्लियोटाइड जो जुड़ते हैं तो फर्स्ट कोई भी न्यूक्लियोटाइड का एक न्यूक्लियोटाइड का 3 प्राइम OH दूसरे न्यूक्लियोटाइड के 5 प्राइम फॉस्फेट के साथ क्या करता है, वो बाइंड करता है। ठीक है ना, 5 प्राइम फॉस्फेट के साथ क्या करता है, बाइंड करता है। यानी कि 3 प्राइम OH का रिएक्शन होने वाला है और 5 प्राइम फॉस्फेट के बीच का रिएक्शन होने वाला है। तो इसको हम देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। अब देखिए जब मैं दोनों को जोड़ूंगा तो इसका मतलब ये है कि मैं यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, मैं हाइलाइटर से हाईलाइट करके दिखा रहा हूँ कि कहाँ पे वो जुड़ने वाले हैं। देखिए ये वाला जो पोर्शन है, अगर मैं पहला न्यूक्लियोटाइड को ले रहा हूँ जोड़ रहा हूँ तो ये इस जगह का जो पोर्शन है इसका अटैक यहाँ से होने वाला है, क्योंकि एक का 3 प्राइम OH है तो दूसरे का 5 प्राइम फॉस्फेट, इनके बीच बाउंडेशन होने वाला है। अब यहाँ पे हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे कि हुआ है कि नहीं। देखो ये फॉस्फेट शुगर, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो OH था, यानी कि इस जगह पे जो 3 प्राइम OH था और इसका रिएक्शन हुआ 5 प्राइम फॉस्फेट के बीच। इस जगह पे आप लोग को ये दिखेगा, इस जगह पे। अब ध्यान से देखिए कि यहाँ पे OH जो था वहाँ से फॉस्फेट आगे जुड़ा हुआ, तो यहाँ पे आपको एक एस्टर बॉन्ड दिख रहा होगा, एस्टर बॉन्ड CH2 के साथ बना हुआ है, कार्बन के साथ O लिंक था और यहाँ पे फॉस्फेट का 2 लिंक था, उसके बीच एक एस्टर बॉन्ड बना है, और नीचे भी यहाँ पे CH2 के साथ और उधर एक फॉस्फेट के साथ लिंक बना हुआ है। इसलिए इस बॉन्ड को हम क्या कहते हैं, चूँकि एक ही साथ है इसलिए हम इसे बोलते हैं फॉस्फो डाई एस्टर बॉन्ड। कई बार ये एग्जाम में पूछा जा चुका है, नीट में भी और बोर्ड में भी, कि फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड क्या होता है। तो दो न्यूक्लियोटाइड जिस बंध से जुड़े हुए रहते हैं उसे हम बोलते हैं फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका क्वेश्चन है, अच्छा समझ लीजिए। 3 प्राइम OH था और 5 प्राइम फॉस्फेट था, दोनों लिंक हो गए तो जो बॉन्ड बना वो था फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। तो इस प्रकार से
आप बताते हो कि 2 न्यूक्लियोटाइड कैसे पॉलीमराइज होते हैं। अब अगला चीज़ आप अक्सर पढ़े होगे, सुने होगे कि हम किसी डीएनए को या आरएनए को हम बताते हैं 5 प्राइम टू 3 प्राइम। क्यों बताते हैं 5 प्राइम टू 3 प्राइम? देखो, अगर मैं डीएनए के स्ट्रक्चर को सबसे बाहर से देखूंगा, बाहर ऊपर से देखिएगा आप, ऊपर से अगर मैं देखूंगा तो ये वाला जो एरिया था वो 5 प्राइम एरिया था कि नहीं? ये वाला एरिया क्या था? 5 प्राइम। देखिए 5 प्राइम से ये 5 प्राइम से ये फॉस्फेट जुड़ा हुआ है। और यदि मैं नीचे वाला देखूंगा लास्ट छोर, तो ये 3 प्राइम था। इसलिए हम डीएनए को बोलते हैं कि डीएनए कैसा होता है? 5 प्राइम टू 3 प्राइम होता है। हमेशा आप बताते हो कि डीएनए आरएनए को हम 5 प्राइम टू 3 प्राइम लिखते हैं। इसीलिए लिखते हैं क्योंकि 5 प्राइम में फॉस्फेट रहता है एक छोर में, तो दूसरे छोर में क्या रहता है? 3 प्राइम। एक स्लाइड और है, उसमें भी थोड़ा और इस पर दिखा देता हूँ। अगर मैं डीएनए बना रहा हूँ, देखिए डीएनए अगर बना रहा हूँ तो आप लोग को याद होगा कि डीएनए अगर मैं बनाना चाह रहा हूँ, इसका मतलब ये है कि जो मैं ये शुगर लिया था, इस शुगर में सेकंड प्राइम पे H और H था, तभी डीएनए था, राइबो शुगर, है ना। और यदि यानी कि डीऑक्सी राइबो शुगर था ये, और यदि मैं HOH बनाया था तो ये आरएनए के केस में था। ये आप लोग को मालूम होगा, पहले क्लास बता चुका हूँ मैं। अब यहाँ पे हमको सिंपली देखना है कि सिंगल स्ट्रैंड डबल स्ट्रैंड में क्या डिफरेंस है, क्या होता है एक्चुअल में। देखिए इवोल्यूशन जब हुआ था तो आज भी कई वायरस में आपको सिंगल स्ट्रैंड डीएनए मिलते हैं, लेकिन कोई भी ऐसा लिविंग बींग नहीं है जिसमें सिंगल स्ट्रैंड डीएनए पाया जाता है। जितने भी लिविंग बींग्स हैं, ऑल लिविंग बींग्स, सभी लिविंग बींग्स में लिख दे रहा हूं मैं, ऑल लिविंग बींग्स कंटेन डबल स्ट्रैंड डीएनए। डबल स्ट्रैंड डीएनए, सिंगल स्ट्रैंड डीएनए किसी भी लिविंग बींग में नहीं पाया जाता। बैक्टीरिया से लेके ह्यूमन तक, एनिमल किंगडम तक पूरा आपको डबल स्ट्रैंड डीएनए मिलेगा। अब देखिए, अगर आप पिछला स्लाइड देखेंगे तो यहाँ पे देखिएगा, ये वाला जो पोर्शन था, ये फॉस्फेट था, फिर शुगर था, शुगर से जुड़ा हुआ नाइट्रोजन बेस था, और यदि मैं बाकी की बात करूं इस तरफ, तो शुगर फॉस्फेट लाइन सीक्वेंस देखिए, फॉस्फेट शुगर, यहाँ फॉस्फेट है, यहाँ फॉस्फेट है, फिर शुगर है, फिर फॉस्फेट है, फिर शुगर है। तो नाइट्रोजन बेस कहाँ पे है? नाइट्रोजन बेस आपको साइड में शुगर से जुड़े हुए दिख रहे होंगे। यहाँ पे नाइट्रोजन बेस है, यहाँ पे नाइट्रोजन बेस है। अब यही चीज इसमें प्रदर्शाया गया है, फॉस्फेट शुगर, फॉस्फेट शुगर, फॉस्फेट शुगर, और शुगर से जुड़ा हुआ नाइट्रोजन बेस। नाइट्रोजन बेस कौन कौन हो सकता है बताया था हमें? ए हो सकता है, डीएनए पढ़ रहे तो टी हो सकता है, सी हो सकता है, जी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, ठीक है। तो नेचर में जब इवोल्यूशन हुआ था तो पहला जो डीएनए था वो सिंगल स्ट्रैंड डीएनए नहीं था, डबल स्ट्रैंड नहीं था। तो फिर डबल स्ट्रैंड डीएनए की जरूरत क्यों पड़ी? इवोल्यूशन में डबल स्ट्रैंड डीएनए क्यों बना? ये क्वेश्चन ये भी होता है कि इवोल्यूशन में डबल स्ट्रैंड डीएनए क्यों बना। देखिए, जो नाइट्रोजन बेस वाला जो एरिया था, यानी ये वाला जो एरिया है नाइट्रोजन बेस, ये जो जहाँ पे क्या बोलना चाहिए, जो एडेनिन ग्वानिन साइटोसिन जितने भी आप पढ़ते हो, ये सब के सब होते हैं क्या? नॉन पोलर नेचर के होते हैं, यानी कि ये हाइड्रोफोबिक होते हैं। इसका मतलब क्या होते हैं? ये हाइड्रोफोबिक होते हैं, मतलब किसी से भी रिएक्शन कर सकते हैं। रिएक्शन तो बाकी लोग भी कर सकते हैं, लेकिन फिर भी एक प्रकार से इनमें एक हाइड्रोफोबिसिटी रहेगी, और वो अपने बचाव करने की कोशिश करेगा। तो हुआ क्या, जब इसमें म्यूटेशन ज़्यादा होने लगे, सिंगल स्ट्रैंड डीएनए बहुत ज़्यादा म्यूटेशन होना रहा होगा, बहुत ज़्यादा चेंजेस होता रहा होगा, तो वो उसमें स्टेबिलिटी नहीं था। अब वो स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए क्या हुआ कि यहाँ पे 2 कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड, डबल स्ट्रैंड डीएनए कैसे बना वो बता रहा हूँ मैं।
दो कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड, जैसे कि मान लो कि यहाँ पे एक स्ट्रैंड मैं दिखाया हूँ एक और ये दो, अगर एक के ऑप्शन में ए है दूसरे के ऑप्शन में टी, एक दूसरे कॉम्प्लीमेंट्री है, आगे आप पढ़ेंगे चारगाफ्स का रूल और वाटसन क्रिक मॉडल पढ़ाऊंगा मैं, यहाँ सी है तो यहाँ पे जी। इस प्रकार से जब कॉम्प्लीमेंट्री मिले एग्जैक्टली दूसरे के, तो उन दोनों के बीच हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन के कारण वहाँ पे दो हाइड्रोजन बॉन्ड बना, यानी कि दो डरने वाले मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के पास पास आए और उनके बीच क्या बन गया, बंध बन गया, और इस प्रकार से डबल स्ट्रैंड डीएनए का निर्माण हुआ। तो यदि आपसे पूछा जाए कि डबल स्ट्रैंड डीएनए के लिए निर्माण के लिए कौन सबसे महत्वपूर्ण है, तो आप बताते हो हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन बताते हो। हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन कारण ये पास आए, देन वहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ, ये आप बताते हो। इसके अलावा थोड़ा सा हायर बुक यानी कि आप थोड़ी रिफ्रेशर बुक देखेंगे तो आपको स्टैकिंग इंटरेक्शन भी मिलेगा। अब स्टैकिंग इंटरेक्शन क्या होता है कि एक दूसरे के स्ट्रक्चर्स को कवर करते हैं, वो एक स्ट्रैंड दूसरे स्ट्रैंड के स्ट्रक्चर को कवर करते हैं, जिसके कारण उनके बीच बाउंडेशन अच्छी हो जाती है। पहला ऑप्शन तो वही होगा, लेकिन चूंकि आपके सिलेबस में नहीं है स्टैकिंग इंटरेक्शन, इसलिए मैं नहीं बता रहा हूँ। बाकी आप सीधा सीधा हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन याद रखिएगा कि दो डरने वाले मॉलिक्यूल्स पास पास आए और वही दूसरे कॉम्प्लीमेंट्री थे, इसलिए वो उनके बीच बॉन्ड बन गया, और बॉन्ड बनने के कारण उनका जो फ्री फंक्शनल ग्रुप कुछ कुछ जो था वो एक दूसरे से ढक गए, जिसके कारण अब उनके बीच रिएक्शन होने की संभावनाएं कम हो गई, जिसके कारण म्यूटेशन की रेट कम हो गई। तो अभी जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं सब में डबल स्ट्रैंड डीएनए है। नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोगों को वाटसन क्रिक मॉडल एंड चारगाफ्स का रूल बताऊंगा। वहां तक पहुंचने से पहले आप लोग कोशिश कीजिएगा कि जितना भी मैंने नाइट्रोजन बेस, न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोटाइड और आज कैसे पॉलीमराइजेशन होता है ये जो बताया है, ये पूरा अच्छा से क्लियर रखिएगा, बहुत काम आने वाले हैं। जैसे जैसे थोड़े थोड़े स्टेप आगे बढ़ते जाएंगे जेनेटिक्स कॉम्प्लेक्स होते जाएगा, इसलिए सिंपल फंडामेंटल पार्ट को अच्छे से याद रखिएगा ताकि आगे आप लोगों को किसी प्रकार की परेशानी नहीं होनी चाहिए। एक बार समझना है तो 2-3 बार इसको देखिएगा और उसके बाद डाउट निकालिए अगर डाउट बनता है तो। बाकी हर चीज़ इसमें क्लियर है, डाउट नहीं आना चाहिए पढ़ने के बाद। फिर भी अगर आ रहा है तो बिल्कुल आप डाउट पूछिए, हम इसका सॉल्यूशन देंगे और आगे की जो कॉम्प्लेक्स आने वाले हैं मॉलिक्यूलर जेनेटिक को उसको हम अच्छे से पढ़ पाएंगे।